पढ़ेंगे। हाँ नहीं कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा चल ठीक है। एक बार तो पढ़ेंगे ऐसे नहीं, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और एक पढ़ेंगे अपन इवन सी बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो इस टाइप के रिएक्शन अपन को पढ़ना होता है। दूसरा अपन कुछ ऐसे भी पढ़ेंगे जिसमें अपन एनजीपी रिएक्शन जैसे वगैरह कहेंगे, वो अलग टाइप के रिएक्शंस हो जाएंगे, वो थोड़े अपन चेक कर लेंगे क्या करना है। वो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि भाई अगर ऐसे होगा तो आपको क्या करना। अब SN1 SN2 तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अपन को पता है, और ये एलिमिनेशन रिएक्शन। अब रिएक्शन को इसमें और इसमें पहचानना, और इसमें और इसमें पहचानना, और इसमें इसमें पहचानना, बस ये डिफरेंस अपन को चाहिए। तो पहले अपन क्या करते हैं, SN1 SN2 रिएक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद E1 E2 कर लेते हैं। ये थोड़े डिफरेंट होंगे, वो अपन बाद में अपन चेक कर लेंगे कि E1 C भी कब करना है और SNI कब करना है। तो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन अपन तो डिफरेंस देख लेते हैं। SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, मतलब ये इतना टाइप के रिएक्शन अपन को पढ़ना है। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, अब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। अपन सबको पता है कि SN1 रिएक्शन में एक एल्काइल हैलाइड होगा, एक एल्काइल हैलाइड होगा, उसको अपन रिएक्ट करेंगे किससे, पोलर सॉल्वेंट से, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट से, तो कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है ना, तो कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन बनाने के बाद अपन इसको रिएक्ट करेंगे वीक न्यूक्लियोफाइल। अब वीक न्यूक्लियोफाइल क्या मतलब, अगर सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल जैसे हो जाए तो SN1 रिएक्शन बोलते हैं। तो यहां पर अपन को रेशमिक मिक्सचर मिलेगा, और रेशमिक मिक्सचर मिलेगा, प्लस थोड़ा सा इन्वर्जन भी बनता है। इसका मतलब इन्वर्जन को मैं बाइनर प्रोडक्ट बोल सकता हूं, दैट इज इन्वर्जन। तो प्रोडक्ट ही लिख लेते हैं फिर, अगर ऐसे लिख रहे हैं अपन तो चलो भाई ठीक है। इसमें अगर अपन प्रोडक्ट लिखेंगे तो दैट विल बी लाइक दिस, इसको न्यूक्लियोफाइल मान लेते हैं। तो अपन कहेंगे भाई ऐसे C2H5 है, इधर न्यूक्लियोफाइल है, प्लस इधर न्यूक्लियोफाइल लिखेंगे, सो उधर न्यूक्लियोफाइल लिखेंगे, तो वी कैन राइट लाइक दिस, इधर H हो जाएगा, इधर C2H5 हो जाएगा, इधर CH3 हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं, प्लस थोड़ा सा इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन का मतलब है कि जिस तरफ Cl है उसके अपोजिट साइड, मतलब ये वाला Cl जिस तरफ था उसी तरफ न्यूक्लियोफाइल है, और Cl जिस तरफ था उसके अपोजिट साइड न्यूक्लियोफाइल है, उसको कहते हैं अपन इन्वर्जन। अगर जिस तरफ हैलोजन है उसके अपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड हो तो इसमें थोड़ा सा इन्वर्जन भी होता है, तो इसको अपन कहेंगे रेसोमाइजेशन। और ये रेसोमाइजेशन की बात अपन इसलिए करते हैं क्योंकि ये वाला स्टेप जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है। मतलब जब न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे तो यहां कुछ ऐसे हैलोजेंस भी होंगे जो पार्शियली अटैच्ड रहे होंगे इससे, क्योंकि ब्रेक भी होगा और बनेगा भी, ब्रेक भी होगा और बनेगा भी, इस टाइप से। प्लस थोड़ा सा इन्वर्जन लिख लेते हैं अपन की जिस तरफ ये न्यूक्लियोफाइल हैलोजन है उसके अपोजिट साइड में थोड़ा सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, तो इसको लिख लेते हैं अपन इन्वर्टेड प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन को देख के मैं ये लिख सकता हूं कि भाई इसमें ना कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट, तो रीअरेंजमेंट्स होंगे। पहले अपन बात कर लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब अपन को पता है कि भाई जिन रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है उन सारे रिएक्शंस में जिस स्टेप में कार्बोकेटाइन बनाओगे
वही स्टेप आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। तो ये अपना रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें कार्बोकेटाइन बनेगा, उस रिएक्शन में जिस स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा वही स्टेप हमारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हाइड्राइड। अब पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हमने उसको के में लिख रखा है, बिकॉज अगर सॉल्वेंट चेंज करोगे तो ये चेंज होगा। जैसे अपन काइनेटिक्स में पढ़ते हैं कि भाई अगर अपन आरएनएस इक्वेशन में पढ़ा अपन ने ऐसे, अगर सपोज करते हैं कि रिएक्टेंट सॉल्वेट हुआ तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ जाएगा। सॉल्वेट मतलब वो स्टेबलाइज हो गया। अगर ट्रांजिशन स्टेट सॉल्वेट हुआ तो सॉल्वेट होने का मतलब है कि उसकी एनर्जी कम हो गई। तो फिर ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट सॉल्वेट हुआ तो कम हो जाएगी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और अगर प्रोडक्ट सॉल्वेट हुआ तो फिर वो भी कम हो जाएगा। राइट, अगर प्रोडक्ट सॉल्वेट हुआ तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि वो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहां पर जितना ज्यादा ये सॉल्वेट होगा, क्योंकि जितना अच्छा पोलर सॉल्वेंट होगा उतना इजीली इसको ब्रेक कर देगा, और जितना इजीली ब्रेक होगा उतना ज्यादा रेट होगा, और जितना ज्यादा पोलैरिटी होगी सॉल्वेंट में उतना ज्यादा कैटायन और Cl माइनस साइन स्टेबलाइज होगा। अपन ऐसे बता सकते हैं। तो पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट वो इसमें इन्वॉल्व, तो अपन लिख भी सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो आपने नेक्स्ट स्टेप में ऐड किया, विच इज अ फास्ट स्टेप। Rate will be directly proportional to the stability of cation of carbocation, क्योंकि इसमें तो पोलर सॉल्वेंट को ही कार्बोकेटाइन बनाना है। तो रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। Rate will be directly proportional to, we can write that stability of carbocation, then we can write that polarity of solvent. तो पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट तो अपन कई बार पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि सॉल्वेंट की पोलैरिटी अपन कैसे लिखते हैं। सॉल्वेंट की पोलैरिटी, अल्कोहल जितना छोटा होगा उतना ज्यादा पोलर होगा। Rate of reaction will be directly proportional to leaving ability. Leaving ability. So leaving ability of halogens में अपन को पता है I नेगेटिव, Br नेगेटिव और Cl नेगेटिव। ये तीनों ही अच्छे लिविंग ग्रुप है, लेकिन F नेगेटिव इज अ पुअर लिविंग। F नेगेटिव इज अ पुअर लिविंग। They will depend on. कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा। So carbocation is formed as intermediate. So we can say that rearrangements occurs. We know that why the rearrangements are occurring. A rearrangement occurs. एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक मेजर प्रोडक्ट है तो स्टीरियो सेलेक्टिव, क्योंकि एक से ज्यादा, और इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री है। अगर स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं होता तो मैं स्टीरियो वर्ड यूज नहीं कर पाता। मैंने यहां पर कार्बन एक ऐसे लिया हुआ है जिसमें कायरल सेंटर है, सो विल राइट दैट स्टीरियो केमिस्ट्री है इसमें। ये पार्ट अपन को पता होना चाहिए। अब इसमें जैसे अपन ने लिखा हुआ है SN1 रिएक्शन के लिए, भाई अगर SN1 रिएक्शन करेंगे तो पहले अपन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे, फिर पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट देखेंगे, फिर लीविंग एबिलिटी। मतलब अगर इन दोनों में हमें प्रेफरेंस देना है तो इसको प्रेफरेंस ज्यादा देंगे, फिर इसको, फिर इसको। इस टाइप से अपन रिएक्शन को करेंगे। तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है तो 3 डिग्री का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा 2 डिग्री से, और 2 डिग्री का ज्यादा होगा 1 डिग्री से। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में वी नो दैट जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना ज्यादा
रेट ऑफ रिएक्शन होगा। पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, रीअरेंजमेंट अकर्स वो अपन को पता है, लिविंग एबिलिटी में इसके अलावा बाकी सबको अपन गुड लिविंग ग्रुप ही बोलते हैं, ये गुड लिविंग ग्रुप ही होता है, वो पुअर होता है, लेकिन इनमें भी थोड़ा डिफरेंस तो होगा। SN2 रिएक्शन अब अपन कहेंगे भाई इसमें ना SN1 का मतलब है मॉलिक्युलरिटी 1, इसकी मॉलिक्युलरिटी इज इक्वल टू 1, एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा ना रेट ऑफ रिएक्शन, इसलिए उसकी मॉलिक्युलरिटी 1 होगा एंड इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 है, मॉलिक्युलरिटी 2 है ना, इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगा 2 होगा। तो ठीक है, इसको अपन ऐसे लिख लेंगे भाई, अगर इसमें हमारे पास गिवन है दैट इज CH3, C इसमें H लिख लेते हैं, ये C2H5 लिख लेते हैं और Cl लिख लेते हैं, इसमें अपन न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे उसी स्टेप में। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल को लीव कर पाएगा, सो इसमें अपन को ट्रांजिशन स्टेट मिलता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक कर रहा होगा, ये H है, ये CH3 हो गया और ये C2H5 हो गया, ये Cl हो गया। इधर ये डेल्टा नेगेटिव था, इधर ये डेल्टा पॉजिटिव था और वो नेगेटिव चार्ज था। अब इस पे भी डेल्टा नेगेटिव है और इस पे भी डेल्टा नेगेटिव डैश हो गया। मैंने डैश इसलिए लिखा क्योंकि इसका डेल्टा नेगेटिव और इसके डेल्टा नेगेटिव में डिफरेंस होगा। अगर बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो गया है तो इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा इससे, और इसका स्ट्रेंथ यहां पर कम हो गया, ऑब्वियसली बात है, वो तो नेगेटिव चार्ज डेल्टा नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। उसके बाद अपन बोल सकते हैं कि भाई न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और ये कार्बन से हाइड्रोजन अटैच रहेगा, ये CH3 होगा, ये C2H5 होगा और Cl लीव करेगा। अपन इसको ऐसे भी कर सकते थे कि अगर हमको कोई स्टीरियो केमिस्ट्री इसमें बना के दे रखी है, ऐसे CH3 बना रखा है, इस टाइप से ऐसे कर रखा है, तो अपन इसमें चेंज नहीं करेंगे, अपन इसको ऐसे रखेंगे, अपन इसमें चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, बस इन्वर्ट होता है वो, इट विल बी। तो वो एक तरीके से मतलब अपन को पता है कि भाई उसमें आपने क्या किया है कि ऐसे हेलोजन अटैच्ड है और उधर हेलोजन जैसे अटैच था, तो अपन ऐसे अज्यूम कर लेते हैं भाई ये हेलोजन ऐसे अटैच्ड है। तो जब वहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया होगा तो अपन को पता है जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल जा रहा होगा तो ये ट्रांजिशन स्टेट ऐसे बन जाएंगे, उसी ऐसे जो तुमसे तुम्हारे पास था वो तुम्हारे पास ही रहेगा और ये धीरे धीरे निकल रहा होगा। तो अब वो निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल वहां से ज्वाइन हो जाएगा। ये इधर तो ऐसे होंगे, तो एग्जैक्टली ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे, इसमें ट्रांजिशन स्टेट में ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे, ये और ये बॉन्ड बना लेगा। फिर उसके बाद वो सिर्फ ऐसे इन्वर्ट हो जाएंगे उधर पीछे की तरफ, न्यूक्लियोफाइल इधर आ जाएगा और ये निकल जाएगा। तो फिर ये टेट्राहेड्रल, मतलब ये अगर मेरी तरफ था तो मेरी ही तरफ रहेगा। तो उस टाइप से वो इन्वर्जन हुआ और अपन को पता चल गया कि भाई इन्वर्जन आपने कैसे बताया इसमें। सो दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट, ये तो ट्रांजिशन स्टेट हुआ। अब इसमें तो एक ही स्टेप है क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट को अपन कभी आइसोलेट तो कर नहीं सकते, तो यही रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और इसमें जो सॉल्वेंट यूज करेंगे अपन कहेंगे भाई अगर मेरे पास NaSH ऐसे है तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा और ये कैटायनिक पार्ट होगा। अगर मुझे सॉल्वेंट यूज करना है तो मैं ऐसे चूज करूंगा कि जो इसको सॉल्वेट कर दे उसको ना करे, इसको सॉल्वेट करेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और उसका नेगेटिव चार्ज कम नहीं होगा। तो ऐसा सॉल्वेंट यूज करते हैं जो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को सॉल्वेट करते हैं, सो हो जाएगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो हमें ऐसा सॉल्वेंट यूज करना है जो कैटायन को सॉल्वेट करे, एनायन को नहीं, ताकि उसका स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा तो वो रिएक्शन इजीली हो जाएगा। सो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर लेते हैं भाई, बिकॉज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कैन ओनली सॉल्वेट द कैटायन बट नॉट द एनायन। तो हम चाहते हैं कि ये वाला पार्ट सॉल्वेट हो जाए।
और वो अगर ये वाला पार्ट सॉल्वेट ना हो, इसका कैटायनिक पार्ट सॉल्वेट हो जाए, तो अगर इसका कैटायनिक पार्ट सॉल्वेट होगा, ये नहीं होगा, तो इसका स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा, तो अपन कहेंगे अच्छा इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करना होता है। इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करने होता है। ठीक है, इसमें रेट ऑफ, अब इसमें तो जो होगा भाई, न्यूक्लियोफाइल जिस तरफ था इधर, उसके अपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, मतलब इन्वर्ट हो गया, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि यहां जो सब्स्टिट्यूशन हुआ वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हुआ, और ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें कायरल सेंटर का बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगा, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी मेंटेन रहती है, अगर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होगा तो। ठीक है भाई, तो अपन कहेंगे, इसमें लिख लेते हैं अपन पॉइंट नंबर 2, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट विल बी इक्वल टू के इंटू, इस पे भी डिपेंड करेगा, इसके कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। तो अगर न्यूक्लियोफाइल के रेट को डबल किया जाए, रेट न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होगा। इसमें न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। दूसरा अपन लिख सकते हैं इसमें, बाय रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब इसमें तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन था, लेकिन इसमें कार्बोकेटाइन तो बनता ही नहीं, इसमें तो ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट भी लिख सकते हैं अपन, लेकिन उससे अच्छा है कि अपन लिख लें कि रेट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस उस पर ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस, SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बड़ा हो सकता है, लेकिन जिस पे अटैक करना है वहां स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होना चाहिए। इसका मतलब है एल्काइल हैलाइड अगर हमें लेना है तो अपन कहेंगे भाई 1 डिग्री में रेट ज्यादा होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री में रेट ज्यादा होगा 3 डिग्री से, लेकिन उसमें 3 डिग्री था क्योंकि कार्बोकेटाइन बना रहे थे। फिर अपन लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें कोई पोलैरिटी की बात होगी तो बिल्कुल अपन कहेंगे पोलैरिटी ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलैरिटी ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब एप्रोटिक सॉल्वेंट में जनरली अपन को डिफरेंस नहीं देते हैं कि कौन सा एप्रोटिक सॉल्वेंट हमने यूज किया, राइट ना। तो ज्यादा अपन से वो तो नहीं बोलते कि कौन सा एप्रोटिक सॉल्वेंट दिया है अपन को, सो ज्यादा पोलैरिटी की बात नहीं करते हैं, लेकिन एप्रोटिक सॉल्वेंट्स अपन को पता है क्या होते हैं। तो DMSO है, CH3CN है, राइट ना। एप्रोटिक सॉल्वेंट वो पोलर है और एप्रोटिक है। रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग एबिलिटी ऑल्सो। लीविंग एबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा कि भाई ये कितना अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। IBrCl, F तो पुअर लिविंग ग्रुप है, इसमें SN2 करना मुश्किल होता है। F के केस में उसमें SN2 नहीं करते हैं F में, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल उसको लीव करवाना बड़ा मुश्किल होता है, और वैसे भी वो अपन ने लिखा हुआ है कि दैट इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल जिस तरफ होगा उसके अपोजिट साइड न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। इसमें राइट हैंड साइड पे था तो उधर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, मतलब सिंगल स्टीरियो आइसोमर विल बी फॉर्म। इसमें जैसे एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे थे तो अपन ने सेलेक्टिव होगा। Major product of the reaction is optically inactive, but overall solution that is SN1 में the
प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो अपन नहीं बोल सकते, उसमें थोड़ा और इन्वर्टेड प्रोडक्ट होगा, मतलब इसका अमाउंट थोड़ा ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, ये एक्स्ट्रा बन रहा है थोड़ा सा। इसमें अपन कहेंगे नो रीअरेंजमेंट्स, बट स्टीरियोस प्लस। रीअरेंजमेंट तो नहीं है, लेकिन रिएक्शन स्टीरियोस प्लस है, बिकॉज सिंगल स्टीरियो आइसोमर विल बी फॉर्म्ड, जितने न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेंगे उतने ही अपन को प्रोडक्ट मिल जाएंगे, द सिंगल स्टीरियो आइसोमर विल बी फॉर्म्ड। अब ट्रांजिशन स्टेट के लिए यही तो कंडीशंस हैं जो इजीली फॉर्म हो जाएंगे वहां पर। अब अगर अपन चेक करें जैसे इसमें कि भाई हमारे पास, अब मैं इसको हटा रहा हूं, हाँ? ये अपन को पहले से पता था, वैसे मैंने सिर्फ रिवाइज किया है। बोलो। सर अगर हम लोग को मतलब SN1 रिएक्शन में पूछा कि प्रोडक्ट का जो सोल्यूशन बन रहा है वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिव है। एक्टिव बोलेंगे ना? हाँ, और अगर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन पूछा कि एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो मेजर प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, रेसमाइज प्रोडक्ट। अच्छा हाँ ठीक है सर। वो सेंटेंस थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना बस। बोलो सर, आपने SN1 में पोलर प्रोटेक और SN2 में जो पोलर ए प्रोटेक बोला, उसका वो क्या रीजन दिया था आपने? भाई, पोलर प्रोटेक तो इसलिए होगा ना कि ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें कैटाइन बने और एनाइन बने, तो ये आपस में रिएक्ट ना कर पाए, तो मुझे ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो कैटाइन को भी सॉल्वेट करता हो और एनाइन को भी सॉल्वेट। अच्छा ठीक है, ठीक, समझ गया। उसमें मुझे ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो कैटाइन को सॉल्वेट करता हो, एनाइन को सॉल्वेट ना करे। सर बोलो बोलो। सर एक पूछना था कि THF जो है वो मतलब पोलर प्रोटिक होता है कि पोलर एप्रोटिक होता है? कौन सा? THF वो तो एप्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा ना। एप्रोटिक होगा ना? उसमें प्रोटोन प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब ही यही है कि जिनमें OH और NH बॉन्ड हो, वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हाँ सर हाँ। सर अब वो मॉलिक्युलरिटी के बारे में थोड़ा सा और बताइए। किसके? मॉलिक्युलरिटी का क्या, मेरे को ठीक से समझा नहीं। मॉलिक्युलरिटी तो किसी भी स्टेप में कितने मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं वही मॉलिक्युलरिटी होती है। पढ़ा तो है बनना अच्छा केमिकल काइनेटिक्स में, व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर इसमें बस बैकवर्ड होता है ना? हाँ, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा हमें तो। और रिएक्शन अगर बैकवर्ड भी जा रहा है तो हमें क्या फर्क पड़ेगा? भाई आपने कहा ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप, कितने मॉलिक्यूल है उनका सम मॉलिक्युलरिटी होता है। रेट डिटरमिनिंग स्टेप से ही हमेशा मॉलिक्युलरिटी कैलकुलेट की जाती है, इसलिए काइनेटिक्स में अपन पढ़ते हैं ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, मॉलिक्युलरिटी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन का कभी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। आप तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप बताओ उसमें कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, राइट? तो इसमें दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे थे, एक ये और एक ये, तो दो हो गए। इसमें एक ही मॉलिक्यूल था जो इक्विलिब्रियम बना रहा था, ठीक है? तो एक ही मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्युलरिटी 1 है, और यही रेट डिटरमिनिंग स्टेप था, तो 1 हो गई मॉलिक्यूलर। सर उसका क्या रीजन है कि मतलब SN1 रिएक्शन में इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन रहे थे, लेकिन हाँ। SN2 रिएक्शन में कोई सिंगल ही प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब कोई और प्रोडक्ट नहीं बन रहा है? रुको रुको, वही तो बता रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट वही तो लिखना। अच्छा वही लिखना है नेक्स्ट। सर इसमें पूछने का था कि जैसे इसमें रेट डायरेक्ट मतलब ये इसके RX के भी प्रोपोर्शनल है और न्यूक्लियोफाइल के भी, मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मैटर करता है ना? इसमें कंसंट्रेशन मैटर करेगा। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो उसमें आपने बोला K के अंदर चला गया,
वो SN1 में हाँ वो नहीं समझ रहे। मतलब उसमें भी तो Cl ही है ना, मतलब लीव तो दोनों को ही करने का ना। नहीं तो मैंने वो नहीं कहा ना, समझ। अभी देखते हैं, देखते हैं, एक मिनट हाँ रुको, मैं क्वेश्चन भी तो करवाऊंगा। मतलब पहले बता दूं, क्योंकि बताना और क्वेश्चन करना अलग बात है। मैं तो सीधे क्वेश्चन पे जाना चाहता था, लेकिन ये ना पहले थोड़ा पता रहे तो और भी अच्छा रहेगा। ये रिएक्शन की बात है। मान लो ये 2 स्टेप रिएक्शन होता ही है, 2 स्टेप रिएक्शन तो बना सकता। अब मैंने ये नहीं कहा कि हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक भी हो सकता है रिएक्शन, मेरी मर्जी में किसी कंडीशन में एंडोथर्मिक बना लूंगा। तो मोस्टली अपन एक्सोथर्मिक बनाते हैं, लेकिन रिएक्शन एंडोथर्मिक नहीं हो सकता, मैंने ये कभी नहीं कहा। रिएक्शन तो कुछ भी हो सकता है। मेरे पास अल्काइल हैलाइड था, मैंने इसमें पोलर सॉल्वेंट ऐड किया, तो पोलर सॉल्वेंट में जो RX था इसमें डेल्टा नेगेटिव था, इस पर डेल्टा पॉजिटिव। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था, तो ये डेल्टा नेगेटिव को उसका प्रोटिक पार्ट अट्रैक्ट कर रहा था, अपनी तरफ खींच रहा था, और इसको उसका डेल्टा नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींच रहा था। तो जब ये इधर पुल्ड अप होगा, ये इधर पुल्ड अप होगा, तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। और अगर ये बॉन्ड वीक होगा तो ये धीरे धीरे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर इसका लीविंग एबिलिटी अच्छी है तो ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। दैट्स व्हाई धीरे धीरे मतलब रेट डिटरमिनेशन। तो ये जितना ज्यादा दोनों पुल करेंगे, तो ये इस टाइम इतना ज्यादा पुल्ट अप हो गया कि बस भाई अब ब्रेक होके उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये R पॉजिटिव इंटरमीडिएट इसके पुल्ड अप करने से। इसलिए अपन ने कहा कि अगर 3 डिग्री होगा तो इजीली बन जाएगा, 2 डिग्री होगा तो थोड़ा और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए, 1 डिग्री होगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए, तो 1 डिग्री रिएक्शन नहीं होता है ऐसा। अब बिल्कुल नहीं कर सकते 1 डिग्री, तो अपन कहेंगे कर देंगे, उसमें क्या है भाई। आप पोलर सॉल्वेंट की जगह मान लो मेरे पास ऐसे है, तो क्या अपन इसमें SN1 कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट से नहीं कर सकते। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाना बहुत मुश्किल है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई आप AgNO3 ले। अब सिल्वर को तो हेलोजन दिखे भर, और वो ब्रेक करके कार्बोकेटाइन बना। तो सिल्वर आयन इस पे अटैक करेगा और इसको ब्रेक कर लेगा। सिल्वर को कोई मतलब नहीं कि 1 डिग्री बन रहा है या 2 डिग्री बन रहा है। अगर सिल्वर को रिएक्ट करोगे तो मैं कार्बोकेटाइन बना ही दूंगा। क्यों? क्योंकि AgCl वाइट पीपीटी और प्रेसिपिटेट बनेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो अगर कोई ऐसा लुईस एसिड ऐड करते हो जो इससे प्रेसिपिटेट बना देता है, तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन भी बना दूंगा। लेकिन फिर अपन कहेंगे इसमें आप 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाओगे तो SN1 जैसे है, SN1 नहीं है, क्योंकि SN1 में तो वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करना होता है, इसमें तो आपने लुईस एसिड यूज कर लिया, कार्बोकेटाइन यूज कर लिया, जो मतलब पीपीटी बना रहा है। तो पीपीटी बना रहा है तो भाई उसमें तो बन ही जाएगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। तो सिल्वर नाइट्रेट अगर यूज करूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 डिग्री बन रहा है, 2 डिग्री बन रहा है, 3 डिग्री बन रहा है, वो तो सबसे ही बना देता। सर 0 डिग्री भी? 0 डिग्री क्या होता है सर मतलब खाली CH3Cl। अब सिल्वर को कोई मतलब नहीं, वो भी हो जाएगा। सिल्वर को कोई मतलब नहीं क्या बन रहा है, बस यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आना चाहिए, मतलब एराइल और एलाइलिक वो नहीं होना चाहिए, विनाइल। बाकी किसी से भी बना दो। कार्बोकेटाइन बनने के बाद अपन न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे। जब न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे तो एक राइट साइड अटैक, एक लेफ्ट साइड अटैक, तो यहाँ पर रेसमाइज्ड होंगे वो। तो अपन को 2 प्रोडक्ट मिलेगा, एक बार ऐसे वाला और एक बार ऐसे वाला। इस तरफ निकले तो अपन कहेंगे देखो भाई यहाँ पर ऐसे बन रहा है और न्यूक्लियोफाइल यहाँ कार्बोकेटाइन बनता जा रहा है। अब होता क्या होगा ना, इसमें और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता होगा।
इस एनर्जी में और इस एनर्जी में। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा तो जो न्यूक्लियोफाइल यहां पर मान लो अपन एक्स नेगेटिव बना, वो एक्स नेगेटिव इससे भी रिएक्ट करके वापस जा सकता हो। अब होता क्या है, कुछ कुछ ऐसे होंगे क्योंकि भाई यहां पर जो है ये तो आर एक्स अपन ने इनिशियली लिया था। अब जैसे जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है। अब कुछ तो ऐसे होंगे जो यहां पर आ गए होंगे, बस वो ब्रेक करने ही वाले हैं। तो 100% तो ब्रेक होता नहीं है, इक्विलिब्रियम में होता है। ये तो इक्विलिब्रियम में होता है, राइट ना। ये पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे इक्विलिब्रियम में होता है। तो कुछ तो ऐसे होते होंगे ना जो बस ब्रेक होने वाले हैं, लेकिन बस ब्रेक नहीं हो पाए, मतलब यहां पर जिनकी एनर्जी बस वो ब्रेक होने ही वाले हैं। जब हम न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे तो इससे रेसमाइज होना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो न्यूक्लियोफाइल क्योंकि यहां पर जो बस ब्रेक होने वाला था ना, तो इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव चार्ज के बराबर रहा हो। तो वो न्यूक्लियोफाइल जो अपन ऐड करेंगे वो इसको अगर ऐसे ब्रेक कर दे, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ना, अगर उधर बन रहा है तो इधर भी होगा, जीरो तो हो नहीं सकता। तो अगर वो न्यूक्लियोफाइल ऐसे ऐड कर दे तो फिर उस केस में ऐसा कार्बोकेटाइन नहीं था जो 100% पॉजिटिव चार्ज था जिसके पास, सो रेसमाइज लिख दो। इसमें तो कुछ तो ऐसा बन जाएगा जो इधर अटैक करके इसको हटा देगा, मतलब दैट इज इन्वर्टेड प्रोडक्ट। तो थोड़ा सा इन्वर्टेड प्रोडक्ट, क्योंकि यहां पर कुछ तो ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी यहां तक आ गई या यहां तक आ गई, उनमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनने के चांसेस भी हो जाएंगे। तो वहां पर थोड़ा सा इन्वर्जन हो जाता है। भाई अगर ये 100% बन जाता कि नहीं नहीं सारा ही इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो अपन इसकी बात ही नहीं करते कि इन्वर्जन होता है, वहां मना कर देते इन्वर्जन नहीं होता, क्योंकि सारा कार्बोकेटाइन बन गया। अब भाई 50-50% बना दो। सिंस आप इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो, इसका मतलब है कि ये जीरो तो नहीं होता होगा इक्विलिब्रियम में, कोई मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता जी। तो अपन कहेंगे भाई ये आर पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, तो ये अटैक करेगा, जैसे ये इस पे अटैक करेगा ये शिफ्ट होगा, इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इधर डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो कुछ पार्ट तो ऐसा रहा होगा जो इधर है जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इसको ब्रेक करेगा, तो रेसमाइज होता है, थोड़ा सा इन्वर्टेड प्रोडक्ट। अब अपन कहेंगे भाई इसमें अपन कहेंगे कोई इक्विलिब्रियम है ही नहीं, इधर तो सीधा सीधा है पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। यहां पर क्या होगा, तो अपन कहेंगे भाई यहां पर ना आर एक्स है, आप न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर लो। ये न्यूक्लियोफाइल जितना अटैक करेगा उतना ही ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जितने अटैक करेंगे उतने ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे। कोई फ्री कार्बोकेटाइन तो बनना ही नहीं, इक्विलिब्रियम में कुछ भी नहीं है। जितने ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे, जितने ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे। इसलिए इसमें कोई साइड प्रोडक्ट नहीं आएगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। जितने न्यूक्लियोफाइल इसको हिट किए उतने ही एक्स लीव किए, खत्म बात। न्यूक्लियोफाइल हिट नहीं करेगा तो वो लीव भी नहीं करेगा, इसलिए सिंगल प्रोडक्ट। अब इसमें अपन को एक बात ध्यान रखना होगा कि रेसमिक मिक्सचर इज अ मेजर प्रोडक्ट एंड इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज अ सेकेंड प्रोडक्ट। So product of the reaction is optically active, मना कर देंगे अपन। The overall reaction product in the overall solution in a SN1 reaction is optically inactive, गलत भाई। overall solution में इसका थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा होता है, तो इसमें अपन को इस पार्ट पे थोड़ा सा फोकस करके रखना पड़ेगा। इस पार्ट में क्या करना पड़ेगा, तो अपन कहेंगे भाई इस पार्ट में ना जो ये वाला पार्ट होगा, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा, तो इधर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये शिफ्ट होगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा
तो अपन यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि मान लो मुझे ऐसे गिवन है कि यहाँ पर एस आइसोमर है ये, तो मैं इन्वर्जन के लिए इसको आर आइसोमर बोल दूं, तो अपन कहेंगे गलत तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा इन्वर्जन बोल रहे हो आप कि मतलब एस था आर बन गया तो गलत है भाई। वो तो डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियोफाइल के मॉलिक्यूलर मास कितने हैं, क्योंकि ये तो एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन है ना, और तो मास पे डिपेंड करेगा। मैं थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट करूंगा, तो मैं ऐसे बता दूं कि डी आइसोमर था, एल बन गया, स्मॉल एल आइसोमर बन गया, तो अपन कहेंगे ऐसा कहना भी ठीक नहीं भाई। क्यों? ये इन्वर्स ही तो हुआ, पहले क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज हो जाना चाहिए। नहीं, वो तो प्रैक्टिकली बताऊंगा मैं, इसको अलग पोलारोमीटर में डाल के, इसको अलग पोलारोमीटर में डाल के। तो फिर इन्वर्जन कैसे बताओगे? तो हम तो इन्वर्जन ऐसे बता रहे कि जिस तरफ न्यूक्लियोफाइल पहले था उसके अपोजिट साइड अभी न्यूक्लियोफाइल है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि सिंगल स्टीरियो आइसोमर बनेगा। जितने ये थे उतने ये है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये आर था तो एस हो गया, ये डी था तो ये एल हो गया, ये एल था तो डी हो गया, ऐसा नहीं बोल सकता। वो तो मैं अलग अलग मॉलिक्यूल बने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करके बताओ। ये कैसे बोल सकता हूँ कि ये एस था तो आर हो जाएगा? वो तो भाई ऐसे ऐसे अपन रोटेशन करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो गलत हो जाएगा। हो सकता है किसी एग्जांपल में आर था तो आर ही आ रहा है अपना, वो तो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करेगा अपने कौन सा न्यूक्लियोफाइल ये हो। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि इन्वर्जन हुआ किस टर्म में, वो न्यूक्लियोफाइल का टर्म। पहले न्यूक्लियोफाइल राइट हैंड साइड पे था, अब न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट हैंड साइड पे था, इसलिए अपन बोल रहे हैं कि अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो भी ऑप्टिकली एक्टिव सिंगल स्टीरियो आइसोमर विल बी फॉर्म। लेकिन ये नहीं कहूंगा कि इधर आर था तो एस हो गया, इधर डी है तो उधर एल हो गया। ये कैसे बताएंगे भाई? ये मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग है, ऑप्टिकल रोटेशन कैलकुलेट करो। डी का एल तो अपन तभी बोलते जब वो आपस में मिरर इमेजेस होते हैं कि भाई एक डी है एक एल बन गया। इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन में उतने ही स्टीरियो आइसोमर जितने इधर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे उतने ही उसमें रिएक्ट करेगा, है ना। अब भाई इसको 2 मोल ले लो, इसको 0.5 मोल ले लो, तो 0.5 मोल ही बनेंगे वो। न्यूक्लियोफाइल कितने अटैक करेंगे वो तो उस पर डिपेंड करेगा, या इसका नंबर, वो तो फिर समझ में आता है बाद में। दैट इज SN1 SN2। सर बोलो। सर SN1 रिएक्शन में जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें मतलब आर पे भी डिपेंड करेगा ना, मतलब उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा रहेगा तो फिर इन्वर्टेड प्रोडक्ट कम बनेगा, ऐसा कुछ है ना? वो हैलोजन पे डिपेंड करेगा। हैलोजन की अगर लिविंगबिलिटी अच्छी है तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट का अमाउंट कम बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये 100 लिए हैं तो इसकी जगह अगर Cl होता तो थोड़ा मुश्किल से ब्रेक होता, तो अपन कहते हैं ये 10 बन गए होंगे, बचे होंगे, और ये 90 बन गया होगा Cl के केस। लेकिन I का तो लिविंगबिलिटी और भी अच्छा है, तो फिर ये थोड़े ज्यादा बनेंगे I के कंपैरिजन में, Cl के कंपैरिजन में I थोड़े ज्यादा बनेंगे क्योंकि वो इजीली कर सकता है। तो अपन उस टाइप से बता सकते हैं। और इसमें फिर अपन कहेंगे भाई इसका स्टेबिलिटी में भी बोल सकते हैं अपन कि भाई अगर ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो वैसी बात है, उस पर भी डिपेंड करेगा इन्वर्टेड प्रोडक्ट किस में ज्यादा बनेगा। सर वो मैं पूछ रहा था कि अगर आर में स्टेरिक नहीं, हिंड्रेंस ज्यादा रहेगा तो पीछे से अटैक करेगा तो आप तो सीधी सीधी बात करो भाई, किस रिएक्शन में ये कंपाउंड ज्यादा हो सकता है? अब कंपैरिजन तो करोगे ना, रिलेटिव कंपैरिजन। तो किस रिएक्शन में इसका अमाउंट रिलेटिवली ज्यादा हो सकता है, उसमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा।
अगर आप ऐसे कर रहे हो तो इसमें ज्यादा बनेगा, क्योंकि इसमें ये ज्यादा रहेगा, इधर कम जाएगा। सीएल के लिविंग वैलिडी अच्छा नहीं है, आर इज सेम। और अगर आप इसको सेम रख रहे हो वो अलग कर लेंगे पर ऐसे, इसमें ज्यादा बनेगा। हाँ यही पूछ रहा था सर, इसमें क्यों? ठीक है ना, तो वही चीज है भाई, अपन को तो ये देखना है कि किस रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरफ ज्यादा होगा, उससे अपन बता दें। ये कंडीशंस थे अपने SN1 SN2 रिएक्शन। अब बिल्कुल सेम मैनर में ना अपन एक दो क्वेश्चन लिख लेता है SN1 से रिलेटेड और SN2 के। डिक्रीजिंग ऑर्डर और रेट ऑफ SN1। कंपाउंड लिख लेते हैं अपन भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो इसमें अपन का ऐसे मैं कुछ क्वेश्चन लिख लेता हूं, फिर अपन चेक कर लेंगे इसमें। सर सेकंड के ए में क्या लिखा हुआ है? Cl3O लिखा हुआ है वो। तो ये लिख लेंगे अपन।
हो गया। तो पहले वाले का आंसर DABC। मैक्सिमम हो जाएगा बी में। ए पहले वाले का, फिर बी, फिर डी और फिर सी। ये है भाई, कोई डाउट है तो बताओ भाई। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो चेक करनी थी अपन को। इसमें कार्बोकेटाइन पहले बनेगा, फिर इसका बनेगा, फिर इसका बनेगा, फिर इसका बनेगा। सर 3 डिग्री ज्यादा सर, स्टेबल हाँ तो सर। कार्बोकेटाइन तो भाई इसमें सॉल्वेट थोड़ा मुश्किल से होगा, इसलिए ब्रेक मुश्किल से होगा। कार्बोकेटाइन 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है इससे, लेकिन इसका ब्रेकिंग, क्योंकि SN1 रिएक्शन है, मतलब पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट नहीं बताना। अगर आप ऐसे बना के दे देते तो पूछते कि भाई ये बताओ ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है, तो मैं यही कहता ये ज्यादा स्टेबल है। लेकिन जब Cl ब्रेक करना है तो, और वो भी सॉल्वेंट से, तो इसमें सॉल्वेशन ज्यादा होगा, इसमें सॉल्वेशन नहीं हो पाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, इसलिए ब्रेक नहीं हो पाता। सर और सर डी डी और वाले सी। में, हाँ मतलब डी वाले में सर रेजोनेंस है ना, तो फिर मतलब ज्यादा स्टेबल होना चाहिए ना पॉजिटिव का। तो इसमें तो और भी ज्यादा है, इधर pH है। तुम क्या सोच रहे थे, ये R है क्या? सर सी वाला नहीं, 2 डिग्री ये है और डी वाला 1 डिग्री है। ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, लेकिन रेजोनेंस है। हाँ अच्छा। तो सर ए वाले में तो फिर सिर्फ मतलब मेसोमेरिक सर है ना, लेकिन बी हमने वाले में तो SN1 का जो एग्जांपल लिया था उसमें बी वाला ही तो एग्जांपल लेके किया था ना। कौन सा एग्जाम? जो बी वाला जो लिखा है CH3 वही नहीं, SN1 में जो मैकेनिज्म देखा था वो वही लेके किया था ना। ये तो इससे किया था, इसमें C2H5 था, उसमें कायरल सेंटर था, इसमें किसी में भी कायरल सेंटर नहीं है। अच्छा। हाँ। हाँ जी भाई, कुछ बोल रहे थे प्रथमेश? हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि डी वाला जो है उसमें तो रेजोनेंस है ना, मतलब कंप्लीट ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, और ए वाला जो है उसमें तो सिर्फ मेसोमेरिक है ना, तो मतलब डी वाले का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होना चाहिए ना। अरे भाई, इतना दिक्कत हो रहा है तुझे, देख बता, इसमें ज्यादा रेजोनेंस है। हाँ सर, समझ गया, सेकेंड वाले में। बना के देख ले बेटा, उसी में एकदम गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन एक तो इजी होते हैं, दूसरा अपन को मतलब बस प्रॉपरली कंसेप्ट आने चाहिए अपन को। और क्या, अब बताओ इसमें। सर हमने फिर भी पहले उसको तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन लिखा था ना, रेट को। बिल्कुल तो लिखा ना, अभी आपने लिखा है मैंने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। तो आपने फिर भी ए को बी से ज्यादा लिखा, क्योंकि पोलर प्रोटेक में सॉल्वेट नहीं होगा बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। तो हमने बिल्कुल। दोनों पहले तो हमने पहले से ही साफ साफ दिख रहा था, तो फर्स्ट उससे ही बता देते हैं अपने सॉल्वेशन। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर माइन्यूट डिफरेंस होगा तो अपन को चेक करना पड़ेगा, इसलिए तो एग्जांपल लिया। अच्छा ठीक है, ठीक। तो अगर सर जहां वो गलती कर सकते हो, दिया रहता उससे तो पहले सेकंड। अपन से पूछा था ना उसने कि मतलब सर वो उस टाइप के क्वेश्चन कहाँ प्रैक्टिस करें, तो मैंने तुमसे क्या कहा था कि भाई जनरली जो क्वेश्चंस जिस टाइप के आते हैं ना, अपन क्लास में उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो उसी टाइप से क्वेश्चंस आप देख लो कि मतलब अच्छा, जहां हम गड़बड़ कर सकते हैं वहां सर बता देते हैं, वरना हमें जरूर बताया जाता, वरना जो हमारा कॉमन सेंस बोलता है बस वही चीजें होती। अगर कोई इधर उधर हम गड़बड़ करते हैं तो सर ने बताया होगा, तो क्वेश्चन देख लेंगे बस। हाँ जी, ACDV। इसमें अपन लिखेंगे ए, फिर डी, फिर सी और फिर बी। इसमें कार्बोकेटाइन बहुत कम स्टेबल है, इसमें मीसोमेरिक था, प्लस एम है, और इसमें इन दोनों में अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करूंगा ना, तो इसी की स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, क्योंकि जब कार्बोकेटाइन डिलोकलाइज होगा तो मैं ऑक्टेट कंप्लीशन कर सकता हूँ। इसमें ऑक्टेट कंप्लीशन नहीं है इन एनी कंडीशन। सर तो हम वो बहुत ही एक मतलब पॉसिबिलिटी बता रहे हैं ना ऑक्टेट कंप्लीशन की, वरना तो हम प्लस एम तभी बताते जब एकदम एडजेसेंट एटम पे हो ना। हाँ हाँ बिल्कुल, अपन वही तभी बताते हैं जब एडजेसेंट एटम पे है, और ये डिलोकलाइज होके एडजेसेंट एटम पे आएगा। देखिए
डीलोकलाइज होके एडजेसेंट एटम पे आएगा। राइट ना? हाँ सर। सर ए अब का सबसे ज्यादा क्यों बताया? हाँ, ए का सबसे ज्यादा क्यों बताया? ऑक्टेट कंप्लीशन है ना इसमें भी। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। इसमें CD BA CD BA CDB हाँ सही है। और क्या भाई, इसमें तो लिविंग ग्रुप कोई भी हो, कार्बोकेटाइन पहले चेक करना था अपन को। उसके बाद लिविंग ग्रुप तो सबसे अच्छा, सभी एक जैसा डिग्री बना रहे थे तो ऑब्वियस सी बात है, फिर उससे बताएंगे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे मैं भी ऐसे बताता। CD भी है। और इसमें BDCA EDBA ही होगा ना सर इसमें भी? नहीं, इसमें तो इसको तो भूल ही जाओ, ब्रिजेट कार्बोकेटाइन। डी में उसका माइनस आई इफेक्ट। CL अच्छा CH3 है क्या सर वो? सर हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे ना फिर? हाँ बिल्कुल देखोगे ना हाइपर कॉन्जुगेशन। तो क्या करें, लिख दूं आंसर, क्या लिखूं? DCBA फिर। DC BA नहीं नहीं, ये तो नहीं होगा क्यों? ये सर। हाइपर सी में ज्यादा है ना हाइपर कॉन्जुगेशन। अरे वो ना, इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, इसमें 3 डिग्री हाँ नहीं नहीं तो फिर बोला था ना, अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बने, एक ही बार शिफ्ट करने से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बने तो बना देना। तो डी मैक्सिमम होगा, फिर सी होगा। इसमें इसका हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा, इधर 2 डिग्री है, इधर भी 2 डिग्री है, इसलिए वही रहेगा। तो 2 हाइड्रोजन का ही हाइपर कॉन्जुगेशन है, वो तो ब्रिजेट है तो होगा नहीं, इसलिए सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसमें कार्बोकेटाइन बन रहा था, तो कार्बोकेटाइन बना के रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे क्या? ऐसा मतलब बिल्कुल करेंगे भाई, रीअरेंजमेंट करेंगे तो इसमें तो 3 डिग्री बन जाएगा, इसमें तो 2 डिग्री रहेगा, 2 डिग्री तो ये भी है। 2 डिग्री बन के अगर 3 डिग्री में कार्बोकेटाइन में अगर रीअरेंज करने के बाद 3 डिग्री बन जाए तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें ज्यादा बताऊंगा मैं, ये भी 2 डिग्री वो भी 2 डिग्री। सर अगर जो डी वाला जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें अगर जहाँ कार्बोकेटाइन बन रहा है उसके दोनों साइड, मतलब ऑर्थो और पैरा पे जो हम लोग ऐसे लेते हैं, हाँ मतलब ठीक है, मतलब उसके दोनों साइड पे ऐसे टर्शियरी ब्यूटाइल टाइप कुछ लगा रहता। नहीं सर, यहाँ पॉजिटिव। हाँ, तो कुछ टर्शियरी ब्यूटाइल टाइप कुछ लगा रहता, तो हम लोग फिर भी उसके सॉल्वेशन की बात करते हैं क्या सर? मतलब कि कार्बोकेटाइन बनने में टाइम लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोलता ना? अगर वैसा लिखा होता ना तो इसका रेट ज्यादा होता उससे। हाँ सर, तो वही मतलब सी फिर ज्यादा बोलते हैं ना हम लोग डी से। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और रीजन उसका स्टेरिक रीजन ये हिंड्रेंस ही होता ना बोलते हैं कि ना? इसको माइग्रेट करने के बाद भी वो 3 डिग्री नहीं होता ना, ये माइग्रेट करता तो ऑब्वियस सी बात है वो 3 डिग्री नहीं होता भाई, हाइपर हाँ, कॉन्जुगेशन है ही ना इसमें। अच्छा हाँ हाँ सर, समझ। अब भाई ऐसे कंपाउंड जिनमें SN1 हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल है।
इनमें SN1 होगा ही नहीं। इस टाइप के कंपाउंड में SN1 नहीं करेंगे। सर बोलो। सर जो डी वाला है उसमें भी तो 3 डिग्री बन रहा था ना, तो तभी हम लोग ने वैसा बात क्यों नहीं किया सॉल्वेशन में? नहीं कहाँ होगा पर? तो डी वाले में, हाँ फोर्थ तो के डी वाले में। इधर भी 2 डिग्री बन रहा था, इधर भी 2 डिग्री बन रहा था, हाँ दोनों जगह 2 डिग्री बन रहा है। हाँ लेकिन इसमें रीअरेंज होके 3 डिग्री बन सकता है, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। हाँ वो समझा, मतलब इसमें 3 डिग्री बन सकता है, लेकिन 3 डिग्री के बाद आपने बोला था ना कि सॉल्वेशन वगैरह भी देखेंगे, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा रहेगा तो सॉल्वेट कम बिल्कुल नहीं कहा मैंने ऐसा कुछ, मैंने सिर्फ इसमें बताया है क्योंकि ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। यहाँ कहाँ 1 डिग्री है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है दोनों। हाँ सर, मतलब वो है दोनों, ठीक है ना, मैंने बिल्कुल ऐसे नहीं हाँ, बताया। मतलब वो सॉल्वेशन वाला पार्ट मतलब कब देखेंगे, मतलब कब हम कुछ लोग नहीं करना है मुझे। SN1 में जो कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस है वो जल्दी बनेगा बगैर रेजोनेंस वाला। हाँ डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इससे, मुझे पता है यही बनेगा। मुझे पता है कि भाई इसमें रेजोनेंस है, इसमें 3 डिग्री है, बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है। हाँ तो अपन ने कहा कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, अगर बहुत कम डिफरेंस होता है तो इसमें रेजोनेंस है, ये 1 डिग्री भी है, जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। मतलब कम डिफरेंस हो तभी बताएंगे ना। हाँ? कम जब डिफरेंस हो बहुत, जैसे कि इसमें और इसमें कम डिफरेंस होता है हमें कम तभी बताएंगे ना। डिफरेंस, हमें कम और ज्यादा डिफरेंस से कोई मतलब नहीं है। हमें आपने इन दोनों में बताया कि ध्यान रखना, बाकी सब में जो तुम जानते हो वही है, खत्म हो गई बात। ठीक है सर। ठीक है ना, मतलब इन दोनों में ध्यान रखना, बाकी सब में जो अपन जानते हैं वही है बस। एक बार SN2 भी कर ले ऐसे, बाद में अपन कंपाइल कर लेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन। एक मिनट। वन डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। डी का ज्यादा होगा ए से। डी ए सी बी, डी ए सी बी।
म्यूट करके तो रखो। बताओ। सर पहले में DCBA, पहले वाले में DCBA, नहीं सॉरी DACB, ए और बी में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं देखोगे? ए और डी में हाँ सर, स्टेरिक हिंड्रेंस ADBC होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस देखेंगे ना भाई। स्टेरिक हिंड्रेंस तो SN2 में तो वेरी फर्स्ट पार्ट था ना कि भाई स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। सर वो CS3 का स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ी रहेगा किसका? दूसरे डी वाले में। सर D में CH3 CH2 आई है, उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कैसे? हाँ, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कैसे हो जाएगा? मतलब अगर अपन देखें तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कैसे आ जाएगा बताओ? इधर CH3 है, इधर हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है, तो फिर इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ से आएगा ना? इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आ ही नहीं सकता। और इसमें तो ऐसे होगा तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आ सकता है, ये बात भी है। देखो भाई, मतलब अगर अपन देखें तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ से आ जाएगा? मतलब यहां पर न्यूक्लियोफाइल भाई हाइड्रोजन ही तो है, और यहां पर न्यूक्लियोफाइल ये वाले पार्ट से थोड़ा कम प्रेफर करेगा, यहां से अटैक करना ज्यादा प्रेफर करेगा। तो इधर से तो अटैक कर नहीं सकता, इधर भी इधर से नहीं कर सकता। इसमें कुछ भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है ना, उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है। भाई अपन तो ऐसे बोलते हैं कि अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं कि मेरे पास ये गिवन है और ये न्यूक्लियोफाइल है, और मैं इसको रिएक्ट करूं और ये न्यूक्लियोफाइल, तो उसका इसका रेट तो बहुत ज्यादा होगा उसके कंपैरिजन में। अगर मैं ऐसे भी लिखूं तो भी मैं कहूंगा इसका रेट बहुत ज्यादा होगा उसके कंपैरिजन में।
अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पे स्टेरिक एंट्रेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अटैक तो इस साइड को करना है, लेकिन जहां अटैक हो रहा है वहां स्टेरिक एंट्रेंस नहीं होना चाहिए, वो SN2 रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल का साइज बड़ा हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल के साइज पे बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी मैटर करेगी बस। तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी थोड़ी सी कम होगी उससे, लेकिन SN2 रिएक्शन में जिस पे अटैक करना है उस पे स्टेरिक एंट्रेंस नहीं होना चाहिए। जहां अटैक होना है वहां स्टेरिक एंट्रेंस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जितना कम स्टेरिक एंट्रेंस होगा उतना ज्यादा रेट होगा। तो अपन कहेंगे नहीं नहीं, यहाँ तो आई लीव करेगा, यहाँ तो Cl लीव करेगा, हाँ तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तब तो लीव करेगा। सर लेकिन डी में एक CH3 और 2 हाइड्रोजन है, मतलब एक और कुछ होता है CH3 या C2H5, तो ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। एक ही CH3 है सिर्फ। भाई स्टेरिक हिंड्रेंस तो स्टेरिक हिंड्रेंस है, एक ही CH3 का मतलब ये थोड़ी है कि भाई ये CH3 तो कोने में रहेगा बाकी ये अटैक करेंगे। एक ही CH3 का मतलब ये नहीं होगा। हमें तो स्टेरिक हिंड्रेंस का कंपैरिजन करना है, हमें तो स्टेरिक हिंड्रेंस का कंपैरिजन करना है, किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। हम हैलोजन का लीविंग एबिलिटी तब चेक करेंगे जब स्टेरिक हिंड्रेंस एक जैसा है, तो मैं बात करूंगा लीविंग एबिलिटी ऑफ हैलोजन। जब स्टेरिक हिंड्रेंस एक जैसा है, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस डिफरेंट है तो SN2 में कुछ सोचने नहीं कर पाते। अच्छा सर, 2 डिग्री और 3 डिग्री है, और जैसे कि B और C वाला है, और फिर तो उसमें क्या देखें, लिविंग एबिलिटी तो I की ज्यादा है BR से, बट B हाँ में तो 2 क्या हुआ, डिग्री और वहाँ 3 डिग्री है। स्टेरिक हिंड्रेंस कम है ना, तो इसी का ज्यादा होगा उससे। स्टेरिक हिंड्रेंस भाई स्टेरिक हिंड्रेंस SN2 इज में हम मोर लोग प्रायोरिटी पे स्टेरिक हिंड्रेंस को रख रहे हैं। हाँ। ठीक है सर। थर्ड वाला बताओ सबसे ज्यादा किसमें? ए में। थर्ड वाले में, थर्ड वाले में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या मतलब, उसमें अपन ने वो थोड़ा अलग हो गया। भाई थर्ड वाले में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना, बी को ही बताऊंगा सबसे ज्यादा अगर रेट की बात करोगे तो। सभी में अपन को पाई बॉन्ड ब्रेक करने हैं ना, बाकी सभी में अपन को सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करना है ना, इसमें तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, Cl को लीव करना। इसलिए अगर सब्स्टिट्यूशन की बात करनी है तो सबसे फास्ट इसी में होगा, क्योंकि इसमें तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होकर Cl निकलेगा। बाकी सब में तो आपको डायरेक्टली सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करना है, इसलिए वो अच्छा क्वेश्चन नहीं होगा। एक्चुअली मैं जल्दबाजी में उसमें कुछ लिखना भूल गया, इसको मुझे ये लिखना लिखा दिमाग में तो यही था लिखते समय, लेकिन वो CH2 भूल गया बीच में। कर दें अपन ऐसा बी वाले में, कर लो, क्योंकि उसमें तो वो फास्ट वही था, उसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी। अगर मुझे एक बार चॉइस दिया जाता कि बताओ भाई एक न्यूक्लियोफाइल है जिसको कहाँ ऐड करूं मैं, बताओ कौन सा बॉन्ड ब्रेक करूं, अपन ऑब्वियस सी बात करते हैं इसको काहे को ब्रेक करेंगे भैया, इसी में pi पाई बॉन्ड bond. है ना, इसलिए कोई कंपैरिजन ही नहीं होगा उसमें। तो उसमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं होता, फिर तो बेकार ही हो जाता क्वेश्चन, भाई उसी में होता, बी में ही सबसे ज्यादा है फिर तो, क्योंकि वो तो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करो या पाई बॉन्ड ब्रेक करो, तो क्वेश्चन वो बनाओ जिसमें सभी में सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करना पड़े, तभी तो अपन स्टेरिक एंट्रेंस पे फोकस करेंगे कि स्टेरिक एंट्रेंस पे फोकस करना है। अच्छा तो फिर ऐसे बोल दूं SN2TH रिएक्शंस आर फास्टर देन SN2 रिएक्शंस। बिल्कुल, क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक करो। हाँ
ठीक है, सर पहले वाले में सी और डी में सी में ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा ना? पहले वाले मतलब इस वाले में ना, हाँ और क्या, तो बहुत ज्यादा है स्टेरिक हिंड्रेंस, हाँ उससे ज्यादा तो किसी का है ही नहीं। तो चलो सीक्वेंस में करते हैं, कोई बात नहीं। सेकंड वाले का आंसर बताओ। सर सी ए बी डी। सी ए बी डी, और इसमें 3 वाले में ADBC। थ्री वाले में क्या करें? अच्छा, फोर्थ वाले में मैक्सिमम किसको बताया अपन ने? फोर्थ वाले में मैक्सिमम SN2 रिएक्शन किस में होगा? सर सी में। हाँ सर सी में। फोर्थ वाले में ना? हाँ हाँ सेकंड सी ज्यादा क्यों है? NO2 का एक्चुअली अगर ये नेगेटिव चार्ज है ना, और इधर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है इससे, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो रिएक्शन ना आयनिक रिएक्शन हो जाएगा, वो ऑर्गेनिक से आयनिक की तरफ जाएगा, और आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। अगर इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, बहुत ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए अगर SN2 रिएक्शन में जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है, अगर उस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा। सर फोर्थ वाले में ऑर्डर CDAB होगा। CDAB बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। हाँ सर। अब अपन पहले सेकंड की बात करते हैं, फिर अपन अब सीक्वेंस में आते हैं, क्योंकि ये पार्ट अपन को जानना बहुत जरूरी था। देख, इसमें एक पार्ट तो ये आ रहा था, ठीक है, एक पार्ट तो इसमें ये आ रहा था कि भाई जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था ना ऐसे, जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था ना ऐसे, ये डबल बॉन्ड है, तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा ना ऐसे, मतलब इधर Cl लीव कर रहा होगा, इधर Cl लीव कर रहा होगा, इधर से न्यूक्लियोफाइल एंटर कर रहा होगा। तो इस ट्रांजिशन स्टेट में, क्योंकि ये ऑर्बिटल में ऐसे Cl लीव कर रहा होगा, और वो न्यूक्लियोफाइल एंटर कर रहा है इससे, और ये लीव कर रहा है, तो वो ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल एक ही प्लेस में होंगे, तो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत कम हो जाएगी। और अगर ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत कम होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। मैं उसको दूसरे तरीके से बोल सकता था, सर ये दोनों sp2 है, वो विड्रॉइंग इफेक्ट जैसे एक्ट करेंगे उस पर, sp3 एविडेंस पे मैं उसका माइनस इफेक्ट बोल सकता हूँ, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। लेकिन उससे ज्यादा मेजर फैक्टर इसमें यह था कि ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं जब ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, तो जितने ज्यादा ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है ट्रांजिशन स्टेट। इसका रेट हमेशा ज्यादा होगा इससे। तो ठीक है, इसका और इसका ज्यादा बताओ, इससे इसका इससे ज्यादा क्यों बताया? क्योंकि इसमें विड्रॉइंग ग्रुप था, इसमें नहीं था। इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से, इसके कंपैरिजन में। तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है इसकी वजह से, लेकिन वो ऑर्बिटल मिक्स हो गए। इन दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस मैं बोल दूंगा इसका ज्यादा है इससे,
लेकिन इसमें ऑर्बिटल भी मिक्स हो रहे हैं, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा है, तो डोमिनेट करेगा इसको इससे। तो अपन कहेंगे भाई सबसे ज्यादा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, बिल्कुल सही था ये, सी और डी, सी और डी, कोई प्रॉब्लम। बी और डी में कैसे कंपेयर किया सर? बी और डी में कोई कंपैरिजन नहीं था ना, ये तो 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं भाई। 1 डिग्री मतलब इस कार्बन पे जिससे हेलोजन अटैच है उस पे कम हिंड्रेंस, और 2 डिग्री का मतलब ज्यादा हिंड्रेंस उसी कार्बन पे। और अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उस पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, अगर सिर्फ प्योर एल्काइल ग्रुप अटैच है। और सर ए और बी में, बी और ए और बी में, ए और बी में तो ऑब्वियस सी बात है, एल्काइल ग्रुप में वही तो बोल रहा हूँ, एल्काइल ग्रुप का चेन देख लो ना किसमें बड़ा। अभी तो मैंने इन दोनों में से इसको ज्यादा बता दिया था जब इसमें आई था, डी लिखा था, अभी तो समझाया। हाँ सर। ठीक है, अब थर्ड वाले में किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी? सर बी की ही ना, मतलब अभी भी चेंज नहीं हुआ। इट्स आयनिक रिएक्शन, ये इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप होगा तो ये आयनिक रिएक्शन, तो आयनिक रिएक्शन होगा ना। अगर किसी कार्बन से इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप अटैच है तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो रिएक्शन आयनिक होगा, रिएक्शन आयनिक है तो फास्ट होगा, आयनिक रिएक्शंस आर फास्ट। फिर इसका आंसर बी सी ए डी है। बी सी कैसे आएगा बेटा, इसमें तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा ना इसके बी कंपैरिजन। ए सी डी है। ये सीधी होगा सर। मुझे लग बोलो बोलो। पीएच भी माइनस आई दिखाएगा ना, इसलिए लगा मुझे। लो भाई, पीएच भी माइनस ही दिखाएगा तो उसको नहीं बताएंगे अपन। बताओ, बोलो बोलो। माइनस है तो ज्यादा प्रेफरेंस तो स्टेरिक हिंड्रेंस को देंगे ना हम लोग। स्टेरिक हिंड्रेंस को दे, हाँ SN2 रिएक्शन है ना इसलिए। स्टेरिक हिंड्रेंस तो है लेकिन वो एल्काइल ग्रुप नहीं है। पीएच का माइनस इफेक्ट, फिर क्या करें? BACD लिखूं कि मतलब डी तो लास्ट है, अब क्या करें, BACD या CA, BCAD? CABD। CA कर दें, विट्राइन ग्रुप है इसलिए। बताओ भाई। सर विड्रॉइंग ग्रुप है तो उस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो भी आयनिक टाइप ये का वाला? जाएगा, फिर ऐसे बोल सकते हैं क्या? है ना, हाँ इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा अपन कहेंगे 6 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं एक ही प्लेन में। भाई जब ये ऐसे लीव करेगा ना, जब ये लीव करेगा ना Cl यहां से और न्यूक्लियोफाइल एंटर कर रहा होगा, तो ये बेंजीन के ये ऑर्बिटल होंगे ना, ये वाले जो पाई ऑर्बिटल्स हैं, दे आर इन द सेम प्लेन।
6 के 6 ऑर्बिटल इससे सेम प्लेन में है, 6 के 6 ऑर्बिटल सेम प्लेन में है, मतलब बिल्कुल सेम कंसेप्ट इधर, और इधर तो 2 ही ऑर्बिटल थे, यहाँ तो 6 ऑर्बिटल है, एक ही प्लेन। इसलिए नो डाउट इसमें थोड़ा सा स्टैटिक हिंड्रेंस ज्यादा है, लेकिन इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है इसकी वजह से, और ऑर्बिटल मिक्सिंग भी। बी से अगर भी आप ज्यादा बताएंगे क्या? एक CS3 करते अगर वहां पर कोई, तो अपन बता देते, फिर तो उस CS3 का स्टैटिक हिंड्रेंस हो जाता। कुछ बोल रहे थे? बी से भी ज्यादा बताएंगे क्या फिर? नहीं, 20 से ज्यादा तो नहीं, नहीं हो फिर सकता। आई इफेक्ट देख लेंगे ना, बी में तो बहुत वो ज्यादा आता है, तो होता है। बी में तो इसका बहुत ज्यादा, मतलब ये तो बहुत ज्यादा ऐसे अट्रैक्ट होगा ना इसकी तरफ। भाई ये भी है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहा है और इससे डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। आप इसमें NO2 अटैच कर लो, NO2 क्या मतलब है, ऐसे विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दो आप, CHO। मैं इसका ज्यादा बताऊंगा इससे। अगर हाँ सर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तब तो अपन को कुछ सोचना ही नहीं, वो आयनिक रिएक्शन हो जाएगा, आयनिक रिएक्शन सर। इसका तो तुम लोग बता ही चुके हो, तुम्हें मतलब सीधी सीधी बात है, मुझे जो बताना था कि आयनिक रिएक्शन अगर बनता है तो आप ध्यान रखना, अगर ऑर्बिटल मिक्सिंग होती है तो उसका ध्यान रखना, और अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर तो अपन ने सभी में बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बनाए हैं, तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, अब तो वो तो सभी में बेंजाइलिक बन रहा है, लेकिन इसमें आपने डायरेक्टली Cl लिख रखा है, तो ये तो भूल जाओ कि इसमें SN2 होगा, उसमें SN2 होगा ही। तो इसका आंसर अपन लिखेंगे सबसे ज्यादा किसमें होगा, ये ए होगा, तो सबसे ज्यादा तो अपन ए में बताएंगे, उसके बाद बी में, बी में तो मेसोमेरिक है ना, प्लस मेसोमेरिक। अच्छा हाँ, सी रहेगा। एक मिनट, फिर सी रहेगा, सी रहेगा, फिर बी रहेगा, और उसके बाद डी रहेगा। डी में तो होगा ही नहीं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें SN2 नहीं होता है, वी कैन राइट लाइक दिस, मॉलिक्यूल कैनॉट शो SN2। SN2 रिएक्शन उसमें अपन कहेंगे भाई इसमें एक तो ये हो जाएगा, तो डी सबसे कम क्यों बताया आपने? बट डी में तो डायरेक्टली अटैच है, उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करूंगा कैसे, एरोमेटिसिटी ब्रेक करके करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, अच्छा सही। CH2 वाला होता तो फिर हम अलग बोलते हैं, मतलब हाँ, CH2 अगर बीच में लिखा होता तो अलग बोलते हैं, वैसे मुझे लिखना वही रहा होगा, लेकिन अब जो लिख दिया उसमें उसी के हिसाब से बताओ, आपको आपने जो दिया हम तो उसी के हिसाब से बताएंगे। तो इसमें SN2 नहीं होगा, इसमें SN2 नहीं होगा, ठीक है, इसमें SN2 नहीं होगा, ये मैं बता सकता हूँ, जहां बॉन्ड ब्रेक नहीं होगी, SN2 रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना, तो इनमें SN2 रिएक्शन नहीं होता है। अब अच्छा, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो इन दोनों में से किसका SN2 रिएक्शन फास्ट बताएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें होंगी ना, अब अपन ने डिस्कस तो कर लिया, तो अगर मान लो मैंने ऐसे दिया, तो इन दोनों में से ज्यादा SN2 रिएक्शन फास्ट किसमें होगा, 2 में। 2 वाले में। हाँ सर, उसका माइनस आई, माइनस आई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मतलब मैं बस वैसे ही ना कि कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा यार अपने दिमाग में, इसलिए मैंने मुझसे पूछा कि मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो अपन बता सकते हैं। ये आपका SN1 SN2 था, उनके रेट ऑफ रिएक्शन कैसे अपन को SN1 SN2 बताना है वो अपन ने देख लिया। अब बिल्कुल वैसे ही अपन E1 E2 की बात कर लेते हैं और फिर चारों को कंबाइन कर देंगे। क्लास है ना अभी हम लोग की। क्लास मतलब टाइम खत्म हो गया था अपना। हाँ सर।
अरे 37 हो गया, चलो फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे ये वाली रिएक्शन। सर आप ओजोनोलिसिस कब पढ़ाओगे? ओजोनोलिसिस वो तो कभी भी पढ़ा देंगे बीच में, अभी नेक्स्ट टाइम बता देना तो बता दूंगा। हाँ सर हमने ORM2 में हाँ ORM2 में इप्सो सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं पढ़ा ना अभी तक शायद। इप्सो सब्स्टिट्यूशन वैसे अपन को जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा कि इप्सो का मतलब होता है कि अगर कोई ऐसे, जनरली वो एरोमेटिक कंपाउंड में होते हैं, बेंजीन वाले कंपाउंड, किसी भी ग्रुप को जो बेंजीन पे सब्स्टिट्यूटेड है ना, उसको किसी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस कर देना, उसको कहते हैं इप्सो रिएक्शन। कोई ग्रुप अटैच्ड है बेंजीन पे, उसको किसी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस कर देना, दैट इज कॉल्ड इप्सो सब्स्टिट्यूशन। मतलब ArSN2 इज अ इप्सो सब्स्टिट्यूशन। कोई Cl को हटा दो और कोई दूसरा ग्रुप लगा दो, वो इप्सो सब्स्टिट्यूशन है। इसको कहते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, तो ये इप्सो। सर तो हमने तो ये SO3H वाला तो पढ़ा था ना कि H+ डालेंगे तो वो तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और OH- डालेंगे तो वो हाँ, तो इस H की जगह अपन डेट्रियम डाल दो, D2SO4 डाल दो, D2SO4 डाल दो, और क्या इप्सो सब्स्टिट्यूशन हो गया। हाइड्रोजन के अलावा किसी दूसरे ग्रुप से अटैच, मतलब वो करो, सब्स्टिट्यूट करो। तो हमने ये ऊपर वाले में क्या वो था डाउस प्रोसेस बोलते हैं, NaOH अच्छा के ठीक। साथ है ना, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 एटमॉस्फेयर। अच्छा ठीक है सर। तो आगे पढ़ेंगे, अभी मतलब ArSN2 वगैरह भी है। ठीक है ना। और फिर सर एक दिन वो हाइड्रोलिसिस ऑफ साइक्लिक ईथर का भी बच गया था, वो हम लोग क्लास खत्म होने वाला था ना, तो आपने लास्ट शायद टाइम पूछा तो था किसी ने उसका क्वेश्चन, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। लैक्टोन्स का पूछा है। हाँ तो ठीक है, ईथर भी पढ़ लेंगे। अभी इसमें आएगा ना, इसी में आएगा ईथर का हाइड्रोलिसिस, इवन रिएक्शन है। ठीक है सर ठीक। इसमें तो मैकेनिज्म आ जाएगा, उसमें तो अपन ऐसे बॉन्ड ब्रेक करते हैं और बस इधर उधर OH लिख देते हैं, HOH। इसमें तो पूरा मैकेनिज्म आएगा। ठीक है ना। ठीक है सर ठीक। ठीक है।